आज कई लोगों ने मेरे से पूछा कि मैं इस काम में कैसे लग गया। क्या है कि मेरा तो इसके पहले मेरा बैकग्राउंड ये रहा कि मैं ग्रीन मॉल में एनवायरनमेंटल सर्विसेज में मेरा इसमें काफ़ी बड़ा वो था। हमारे दुटो পইটা হতে পারে গ্রিন योर सराउंडिंग इज सॉरी अपना ग्रीन এই দুটো বই গ্রিন योर सराउंडिंग्स আর এটা सॉरी आप लोग हैं तो मैं आप जब से बोल रहा था कि अपना ग्रीन मॉल एनवायरनमेंट का काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। ये सब किताबें भी लिखी थी, काफ़ी पॉपुलर किताबें हो गई थी और गार्डन वास्तु कंसल्टेंट के हिसाब से भी मान्यता मिल रही थी। तो वो लोग सोचे कि क्यों दिनेश रावत वो छोड़ के चला गया। इधर मैं नर्सरीमैन एसोसिएशन का ईस्टर्न इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ लास्ट ईयर, मेरे को प्रेसिडेंट बनाया गया। तब सब कोई ताज्जुब कर रहे हैं, तो वो लोग पूछा आपको इसमें क्या रस मिल गया कि आप इसमें चले गए। फिर मेरे बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेडिंग के बिजनेस वाले लोग मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कई लोगों के प्रश्न हैं, तो आज मैं ये आप लोग के सामने बताऊं कि मैं किस तरीके से मेरी क्या जर्नी रही कि मैं यहाँ तक आ गया, क्यों मेरे को इतना इंटरेस्ट आ गया या इतना रोष आ गया कि मैं पूरे इतिहास में कीड़े की तरह घुस के किताबों में घुस करके किस तरीके से मेरे को सच निकालने की उत्सुकता रही, किस तरीके से रात रात भर किताब पढ़ता रहता था। अभी तो इंटरनेट आ गया, गूगल आ गया, काफ़ी इजी हो गया है, लेकिन उस समय तो क्या, ये मोटी मोटी किताबें खरीदता था। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखिए इसको उठाने के लिए भी तो आदमी चाहिए। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सब उस समय किताबें खरीदता था। तो ये कैसे हुआ, इसकी आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी बताएं। मैं नौकरी करता था, नौकरी छोड़ करके 13 साल नौकरी किया और उसको छोड़ करके मैंने अपना बिजनेस बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया और बिजनेस मेरा सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। तो 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी हम जब बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, तो मेरे को ये पता लगा कि मेरे को मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। मेडिटेशन सीखने के लिए मैं कई जगह गया, कई जगह क्या, आप समझिए कि भारत में जितनी जगह भी मेडिटेशन होता है मैं सब जगह गया। पतंजलि, सूफी मेडिटेशन, अनापना, आपका ये गोयनका जी का था, नाम याद नहीं आ रहा है, रामकृष्ण मिशन में गया। किसी ने मेरे को ब्रह्मा कुमारीज में जाने को कहा, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों के बारे में हम लोग के दिल में बड़ी भ्रांतियां थी, तो वहां पे जाने से मैं कतराता था। लेकिन मरता क्या ना करता, वहां पे गया और वहां पे वास्तव में 7 दिन में मैं मेडिटेशन सीख गया, बड़ा खुश हुआ और उसके बाद मेरा बिजनेस भी सेटल होने लग गया। और मैं ब्रह्मा कुमारी में बस ठीक है मेडिटेशन सीख लिया तो मेडिटेशन कर लेता था, कभी कभी वहाँ पे जाके मुरली सुन लेता था। लेकिन आस्ते आस्ते देखा कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, क्योंकि मेरी ज़िंदगी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की चीज़ें हैं और आस्ते आस्ते मैं वहाँ पे ज़्यादा समय देने लग गया। वहाँ पे उनकी एक फिलॉसफी है कि ये दुनिया का इतिहास 5000 साल का है। अब ये मेरे को कैसे समझ में आ जाए, क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में कि हम लोग का इतिहास करोड़ों करोड़ों साल पुराना है। हिंदू गाथाओं में सुना हुआ है कि एक एक ऋषि मुनि जो है 5-5, 10-10 हजार साल रहते थे। तो ये
कैसे हो सकता है? 5000 साल तो कुछ भी नहीं है, चुटकी बजाने में चला जाएगा। फिर फिर भी मैं इसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए काफ़ी कुछ करता रहा। वहाँ पे सीनियर ब्रदर्स लोग से बात करता रहा। वहाँ हमारे जगदीश भाई हैं, उनसे मैं काफ़ी बात करता था, प्रश्न करता था। फिर बाहर मैं काफ़ी रिलीजियस लीडर्स लोग के संग जुड़ा हुआ था, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम। उन लोगों से बात करता था कि भाई ये कैसे, आप लोग इतिहास के बारे में क्या जानते हैं, कितना पुराना जानते हैं। तो मैंने क्या देखा कि किसी के पास सही व्यू नहीं है। जो क्रिश्चियन है वो हिस्ट्री जानता है सिर्फ क्राइस्ट तक, क्राइस्ट तक भी नहीं जानता, लेकिन चलिए हम बोलते हैं क्राइस्ट तक जानता है। एक ज्यू है, वो थोड़ा सा आगे जाकर के 2250 साल तक जानता है। एक मुसलमान है, वो हजरत मोहम्मद के आगे का कुछ नहीं जानता है। उन लोग को ना तो पढ़ाया जाता है और ना ही वो समझते हैं कि उनका उनसे कोई मतलब है। और हिंदू लोग हैं, उनके यहाँ इतनी भ्रांतियां हैं, इतनी भ्रांतियां हैं कि जितने लोग हैं उतने तरह का एटीट्यूड है। तो अब ये किसी का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। तो फिर जब किसी की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो फिर मैं ये 5000 साल की ऑथेंटिसिटी क्यों मांग रहा हूँ? ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कैसे इसको एक्सेप्ट करूँ? तो काफ़ी जब इसको रिसर्च करते 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 2001 को जब 15 दिसंबर को मेरे को जीसस क्राइस्ट के ऊपर किताब मिली, जीसस लिव्ड इन इंडिया, जो कि एक जर्मन ऑथर ने, होल्जर क्रिस्टन ने लिखी, उसको पढ़ के मेरा दिमाग चकरा गया कि इतनी बड़ी घटना इतिहास में कैसे छुपा दी जा सकती है। जीसस क्राइस्ट जो 15 साल से पृथ्वी का एक नंबर मानव है, यानी कि ईमानदारी से राम कृष्ण से भी ज़्यादा पॉपुलर मोहम्मद, और हर किसी से भी ज़्यादा पॉपुलर जीसस क्राइस्ट है, एक नंबर है। आज भी इंटरनेट में उसी का सबसे ज़्यादा सर्च आता है। तो इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ ऐसा कैसे हो गया कि उसके इतिहास के बारे में लोगों ने कह दिया कि वो लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस। क्या है, बाइबल में जीसस के बारे में उसका जन्म दिखाया है, उसके बाद सीधा लॉन्ग जंप देके उसके 13वें साल पे दिखाया है कि वो जो है ईस्ट में चला आया। उसके बाद सीधा लॉन्ग जंप तो उसकी 33 साल की उम्र में कि वो पैलेस्टाइन में प्रादुर्भाव हुआ उसका, वहाँ पे ज्ञान सुना रहा था लोगों को, और 3 साल के अंदर उसको क्रूसीफाई कर दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई, और उसको भगवान ने आकाश में बुला लिया, स्वर्ग में बुला लिया, उसकी बॉडी स्वर्ग में चली गई। तो बस इतना सा है बाइबल में। तो बाकी सारे जो है बाइबल में लिख दिया कि लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस। अब मैं बहुत से मेरा तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग का काम था, ज़्यादा मेरे बिजनेस एसोसिएट्स क्रिश्चियन थे, उन लोग से पूछते थे तो वो लोग भी हमको तरह तरह की कहानी बताते थे। एनीवे, मैंने देखा कि इसको बहुत गहराई से जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, और उसके बाद मैंने एक एक जगह जाना वो किया। मैं जीसस क्राइस्ट के लिए बहुत जगह गया। फिर मेरे को पता लगा कि ताजमहल, ताजमहल जो है जिसको सारी दुनिया जानती है कि शाहजहां ने बनाया, दुनिया का 7वां आश्चर्य है, इसके जैसे सुंदर आर्किटेक्चर कहीं नहीं है, कमाल ही कमाल है। ताजमहल का तो क्या कहना, आप लोग सब जानते हैं, कमाल है। तो ये शाहजहां ने बनवाया है और मुमताज के लिए बनाया है, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि इसको राजा परमादिदेव ने बनवाया है। तो अब ये मेरे दिमाग में इतनी बड़ी घटना कैसे झूठी हो सकती है, राइट? अब तो बिना, क्योंकि इतिहास की किताबों में तो वही दिया है, जो दुनिया जानती है
इतिहास की तो लाखों किताबें हैं, लेकिन जो दुनिया नहीं जानती है उसकी लाख में एक किताब है और वो छुपी हुई पड़ी है, और उसको सिर्फ रिसर्चर लोग देखते हैं, क्योंकि वो किताब तो नॉर्मल लोगों के काम में नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी नतनी है, क्लास 8 में पढ़ती है, वो अभी कुछ दिन पहले आई थी, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट था, उसको सब ये बता रहा था, उसको बार बार, देखो जियाना ये तुम सुन रही हो, लेकिन क्लास में कभी मत लिख देना, लिख दोगी तो फेल हो जाओगी, क्योंकि वहां पे उल्टा पढ़ाया जाता है। तो ये किसके काम का है? जो सच्ची इतिहास की बातें हैं, ये किसके काम आ सकती हैं? ओनली सम रिसर्चर्स। तो इसलिए ये किताबें भी ज्यादा मिलती नहीं है, न ज्यादा बिकती हैं। अब जो है ये किताबों को खोजना, ऐतिहासिक साइट पे जाना, वो रिसर्च करने वाले इतिहासकारों से मिलना, तो मैंने अपना, जो मैं विदेश यात्रा करता था, मेरा इंटरनेशनल ट्रेडिंग का बिजनेस था, यानी कि मेरा ऐसा रहा कि मैंने 17 साल से अपना नौकरी का करियर चालू किया, और 13 साल नौकरी की, फिर 20 साल मैंने अपना बिजनेस किया इंटरनेशनल ट्रेडिंग का, और 20 साल बिजनेस के बाद मैं अपना हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग, पाम्स वगैरह ये सब लाइन में चला आया। तो अब जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग के काम में था, तो मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे को दुनिया घूमने का मौका मिलता था, यानी कि 60 देश, हर विश्व के हर कोने में गए हैं, कुछ एक जगह नहीं गए हैं, आपका अफ्रीका और कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज, बाकी हर जगह दुनिया में घूमे हुए हैं। तो मैं जहाँ भी जाता था, तो मेरा बिजनेस का काम तो थोड़ा होता था। क्या होता था कि मान लीजिए मैं स्वीडन गया, तो स्वीडन में मेरा 2 अपॉइंटमेंट है, 2 अपॉइंटमेंट के लिए मेरे को 2 दिन, एक दिन आना एक दिन जाना, इस तरीके से करके 4 दिन रुकता हूँ, और 4 दिन में जिस पार्टी से मिलना है उसके संग मीटिंग सिर्फ 1 घंटे की है, और बहुत जोर हो गया तो एक डिनर हो जाएगा, बाकी तो सारा दिन मेरे पास रहता था। तो उस सारा दिन में मैं क्या करता था, मैं हिस्टोरिकल साइट्स पे जाता था, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता था, नर्सरीज में जाता था, बोटेनिकल गार्डन होता था वहाँ पे जाता था, क्योंकि और कोई दूसरी चीज़ें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, साइट सीइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो ये बोलता था कि किसी साइट सीइंग वाली जगह में जाना है तो उससे अच्छा उसकी फ़ोटो देख लो ना, क्यों समय बर्बाद करके जाना है। तो इस तरीके से जो है मैं सब जगह विदेश में जितना भी घूमा, तो इस तरीके से सब जानकारी लेता रहा। अब अभी भी इसमें, अभी यहाँ पे नहीं है, विदेशों के तो सारे बहुत है, इंडिया में जहाँ जहाँ गया, ये देखिए राजगीर, इधर खजुराहो, ताजमहल, आगरा पूरा, जयपुर, आमेर, चित्रकूट, उत्तराखंड, फिर नालंदा, लुम्बिनी, ये महाभारत का वो, फिर दिल्ली के सारे कुतुब मीनार, ये हेमिस मॉनेस्ट्री है। तो इस तरीके से मैं सब जगह जाता रहा। अब मैं आपको बताऊं कि जब मेरे को जीसस क्राइस्ट का मालूम पड़ा, तो मैं लद्दाख गया। लद्दाख जहाँ पे इस हेमिस मॉनेस्ट्री में जीसस क्राइस्ट 5 साल रहा, उसका लास्ट 5 साल वो यहाँ पे रहा, और ये एक टिबेटन वो है, गोम्पा इसको बोलते हैं लोकल भाषा में, मॉनेस्ट्री, हेमिस मॉनेस्ट्री। तो हेमिस मॉनेस्ट्री में जीसस 5 साल रहा, यहाँ पे उसने बुद्धिज़्म, स्पिरिचुअल हीलिंग, ये सब चीज़ें सीखी। वहाँ पे गया, वहाँ पे भी सारा तहकीकात किया, वो लोग ने मेरे को कुछ जीसस का लिटरेचर नहीं दिखाया, ठीक है, वो अगली बात, अलग बात है। फिर मेरे को वहाँ पे लेह में कुछ हिस्टोरियन लोग से मिला, उन्होंने मेरे को कहा कि आप डॉक्टर फिदा हसनैन से मिलिए। तो
तो फिदा हसनैन से मिलने अगले साल गया, और फिदा हसनैन तो कमाल के वो हैं। ये डॉक्टर फिदा हसनैन फोटोटा करो नाकि ये डॉक्टर फिदा हसनैन है, उनसे मिला। बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, कितनी किताबें लिखी हुई हैं, और उन्होंने पूरा रिसर्च पेपर बनाया। उनका एक तल्ला समझिए पूरा म्यूजियम बना हुआ है। इस सॉरी, आप लोग को फिर दिक्कत हो रही है, क्या करूं, हाथ में लेके बोलूं क्या? ठीक है, अब ठीक है तो बताइए। तो ये जिस सारी मैन्यूस्क्रिप्ट को मेरे को देना चाहता था, ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ मी। ये जीसस का सारा रूट है, वो किस रास्ते से आया नहीं आया, ये सारे जो स्क्रिप्चर्स है जहाँ पे जीसस के बारे में जानकारी है, ये भविष्य पुराण है जिसमें जीसस के बारे में बहुत पहले की जानकारी है। ये जो होल्जर क्रिस्टन जिसने किताब लिखी थी, ये वो फिदा हसनैन के पास आकर के सारा ज्ञान लिया था। ये जो जीसस की टूम्ब है उसके बारे में है, ये जीसस के रास्ते। ये जब जीसस आया सेकंड टाइम कश्मीर, तो उसने जो लिखा था ये उसका है। तो ये जो 1887 में नोटोविच आया था, ये उसके बारे में है। ये जीसस के पैर के निशान है, इस निशान में साफ दिखाया हुआ है कि जीसस का यहाँ पे उंगली कटा हुआ है, क्योंकि उसको क्रॉस पे लगाया गया था। तो क्रॉस पे दो पैर ऐसे करके कील लगाई गई थी, तो यहाँ पे उसके कील के निशान साफ नजर आ रहे हैं। ये तो वहाँ से मोजेस की टूम में गए थे तो उस रास्ते में। और ये जीसस की कब्र है, और ये उसका डिस्टेंट व्यू है। और ये मिस्टर रिंगशॉल है, ये जीसस की कब्र के केयर टेकर हैं। ये भविष्य पर तो डॉक्टर फिदा हसनैन सब मेरे को देना चाहते थे। फिर उसके बाद मेरी होल्जर क्रिस्टन से भी बात हुई। होल्जर क्रिस्टन ने भी मेरे को बताया कि नहीं, इसमें कोई शक का तो गुंजाइश नहीं है, दुनिया में उसको कोई भी चैलेंज करे, लेकिन कोई चैलेंज नहीं करेगा एनीवे। तो इसी तरीके से जो है, जब हमको ताजमहल के बारे में पता लगा, तो इसमें पता लगा कि एक मिस्टर गोड बोले हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो और दूसरा मिस्टर पी एन ओक है, उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो पी एन ओक जो है वहाँ पे ये पूना में, तो 2014 में मैं ये किताब लिखना चाहता था, तो मैंने ग्रीन मॉल से उस समय भी रिटायरमेंट लिया था। तो उस समय क्या हुआ कि 2014 में मेरे को पी एन ओक के बारे में जब पता लगा, तो मैं दिल्ली में इनकी किताब के पब्लिशर के पास गया। पब्लिशर से कहा इनकी किताबें, बोला कि देखिए इनकी किताबें तो अभी तक तो बैन जैसी थी, बड़ा मुश्किल था मिलना। इंदिरा गांधी ने इनकी किताबें बैन करवा दी थी, फिर भी मैं आपको दूंगा, और उन्होंने मेरे को कई किताब दी। फिर मैंने कहा कि मैं मिस्टर ओक से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा बहुत दिन से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये पूना में उनका एड्रेस है। मैं दिल्ली से फिर पूना गया। पूना गया तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि 1.5 साल पहले उनका देहांत हो गया। फिर उनकी पत्नी, उनके घर वालों ने मेरे को बहुत सत्कार दिया, और इस वीडियो के माध्यम से आज भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मिसेस ओक की तो पिछले साल डेथ हो गई है। अभी पिछले महीने उनकी बेटी साधना जिससे मेरी बात हुई, तो मिसेस ओक ने मेरे को
ये लिख के दिया था पीएनओ के सब कि मे गॉड गिव यू ऑल द स्ट्रेंथ टू डू द गुड वर्क विद बेस्ट विशेस। तो वो चाहती थी कि ये पूरा काम हो। फिर इसमें मिस्टर एक गोड बोले हैं जो इंग्लैंड में रहते थे, अभी पता नहीं वो हैं कि नहीं हैं। ये सब ताजमहल की पिक्चर्स हैं 40s के 50s के। अभी ताजमहल में ये सब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ताजमहल में बहुत सारे गुप्त दरवाजे, गुप्त नहीं है, अब उनको गुप्त कर दिया गया है। ये देखिए सब ओम का जो सिंबल है जगह जगह पे, ये अब तो पब्लिक डोमेन में आ गया, उस समय तो ये सब रिस्ट्रिक्टेड आइटम थे। ये तब का है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर में त्रिशूल है। ये सब पिक्चर में उन लोग ने मिस्टर गोड बोले और उनका पूरा नोट है। तो फिर यहाँ पे ये तो नहीं मिल पाए। फिर मेरे को यहाँ पे और जानकारी मिली कि एक मिस्टर सुभाष अठावले हैं सॉरी अशोक अठावले, वो सबके बहुत नज़दीक थे। मिस्टर अठावले से मिला, वो बहुत मेरे से इम्प्रेस हुए। उन्होंने मेरे को अपने घर में पूना में रखा, 4-5 दिन में उनके घर में रहा। और अभी दुख की बात है कि मार्च में उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो ये सब मेरे को ये खजाना मिस्टर अठावले ने दिया। ये देखिए सब में ओरिजिनल मिस्टर गोड बोले का सब लिखा हुआ है। ये सब ताजमहल के माने अनडिस्प्यूटेबल प्रूफ्स हैं। तो इसी तरह के हमारे पास और भी सब हैं। फिर इन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया था कि ताजमहल इज ए हिंदू टेम्पल एंड इट हैज बीन टेकन ओवर बाय शाहजहां। फिर पता लगा कि इसको इलाहाबाद में एक वकील हैं, नाम उनका भी दिमाग में याद नहीं आ रहा है, तो वो वकील से मैंने बात की और फिर उनके बाद पास में इलाहाबाद आया। उन्होंने मेरे को सारी कहानियां बताई कि किस किस तरीके से कोर्ट में उनको जो है वो पीआईएल निकालने को कहा गया, कैसे उनके ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो है धमकी आई, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये सब चीज में कहीं भी कोई टच किया जाए। जो ब्रिटिशर्स जैसे छोड़ के गए हैं सब चीज जस की तस रहनी चाहिए, ये उनकी धरोहर है, इस तरह का उनका एटीट्यूड था। फिर इस तरीके से इंडिया में भी हर जगह घूमा। सोमनाथ सोमनाथ हमारे हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सोमनाथ गया। इस तरीके से इंडिया में जितने भी प्रोमिनेंट टेम्पल है, साउथ में पूरा, साउथ में बहुत हमारा रिच इनहेरिटेंस है। तो इस तरीके से जो है मैं इस जर्नी में रहा। अब क्या हुआ कि मेरी जो लाइफ है दैट इज प्रैक्टिकली 4 in 1। जैसा आपको बताया कि 13 साल तो नौकरी की, उसके बाद जो है मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस में आया और वो 86 की बात है। तो उस समय देश में फॉरेन एक्सचेंज की बहुत शॉर्टेज थी, हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते थे और अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज वाज द बिगेस्ट सर्विस टू द नेशन। तो हमने सोचा कि हम जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में अपने को डेडिकेट करेंगे। तो उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट बिजनेस चालू किया और उस समय मैंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, हमको याद नहीं है, शायद राजीव गांधी नहीं, 84 86 राजीव गांधी शायद आया था नया नया ऑफिस में। तो मैंने जब चिट्ठी लिखी तो वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आया। मैंने बड़े उत्साहित होकर चिट्ठी लिखी थी कि आई एम डेडिकेटिंग माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द नेशन टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो वो बिजनेस भी मैंने 20 साल किया। जब देखा कि अब देश को फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं है और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम द बर्निंग इशू,
तो 2005 में मैंने फिर शिफ्ट किया. आई केम टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, ग्रीन मॉल, इंस्पायर पीपल टू लिव इन हार्मनी विद ग्रीन, और वो चल रहा था. लेकिन अब मैंने देखा कि ये जो मैंने इतने साल का रिसर्च किया है, और आज भी भारत के लोग नहीं जानते हैं, नहीं जाने, लेकिन आज भी ये गलत इतिहास को, आज ही मैं कितना मैंने दुनिया में तो जहां भी जाता हूं वहां पे यही सुनता था कि इंडिया एकदम बेकार देश है, बेगर देश है, करप्टेड देश है. और जब मैंने खुद देखा कि अरे हम लोग तो बहुत ऊंचे देश थे, तो हम लोग का इमेज डैमेज तो लास्ट 200 साल 250 साल में किया है, क्योंकि ये लोगों ने लूटा हम लोग को, हमारे देश को लूटा, बहुत सारे लोगों ने लूटा और हजारों वर्षों से लूटा जा रहा है. लेकिन ये जो डैमेज किया गया है, ये ब्रिटिशर्स लोग ने एकदम सिस्टमेटिक और प्लान तरीके से किया है. तो ये 200 साल का खेला है. तो मैंने देखा कि नहीं, आज के दिन ये एनवायरनमेंट से भी बड़ा ये काम है, क्योंकि एनवायरनमेंट का काम करने के लिए मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है और बहुत लोग कर रहे हैं. मेरे बच्चे लोग ने ले लिया है, वो लोग भी करेंगे, और दुनिया में सब के सब कर रहे हैं. आज एनवायरनमेंट सर्विस इज द बेस्ट सर्विस. लेकिन ये काम और कौन कर सकता है? ये काम 200 साल में किसी ने नहीं किया है और कोई नहीं कर सकता. इसके लिए जो डेप्थ चाहिए, आज आप सोचिए, मैं इतना जो बोल रहा हूँ, मेरी डेप्थ है तभी तो बोल रहा हूँ. मेरे को किसी का डर नहीं है, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, किसी को भी फेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल एविडेंस है. ये नहीं कि मेरे पास जो प्रूफ है वो पीएन ओक की पुस्तक है, नहीं. पीएन ओक की पुस्तक के पहले भी बहुत सारी पुस्तक है, सबका मेरे पास रेफरेंस है, और सब मेरे कंप्यूटर में है, सब मेरे पीडीएफ फाइल है या ओरिजिनल बुक्स हैं. तो आज के दिन मैंने ये देखा कि आज ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि एक तो भारतीयों को जगाना है, और दूसरा जो दुनिया में सब कोई जो इतना उछल रहे हैं. आज मैं आपको बताता हूँ, आज ही मैंने अपने उसमें 4 वीडियो डाउनलोड किया है, और उस वीडियो में क्या है आपको मालूम है? उसमें इराक का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोल रहा है कि हम लोग ने 7000 साल पहले, एक जगह 7000 साल पहले बोलता है, एक जगह 9000 साल बोलता है. 9000 साल पहले दुनिया का सबसे पहला स्पेस स्टेशन यहीं पे था, सबसे पहला दुनिया का एयरपोर्ट यहाँ पे था, यहाँ से स्पेस क्राफ्ट चलते थे. अब आप बोलिए, सुमेर, उसका सिविलाइजेशन जो है 3000 साल, 3500 साल से पुराना नहीं है. लेकिन बोलने वाले बोल देते हैं. कौन उनका मुंह रोक सकता है? कौन उनसे प्रमाण मांग सकता है? कौन प्रमाण देगा? तो जिसका जो मर्जी होता है, इतने दुनिया में सब बोलते चले जा रहे हैं. और एक बॉटम लाइन क्या बन गई है कि डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, और दूसरा थ्योरी ऑफ बिग बैंग है. तो इस बीच में रहना है. और दूसरा वो क्या है कि यूरोप को ऊपर दिखाना है. तो एशिया अच्छा था. जैसे जितने भी हिस्टोरियन है, ये मैक्स मुलर है या बैसम है, यूरोप में हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या सुनते हैं? जर्मनी में सुनते हैं इंडिया के लिए बहुत तारीफ. अच्छा, वो तारीफ हम लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं. वो लोग बोलते हैं कि हम लोग वेदांत से ही काम कर रहे हैं, वेद हम लोग का गाइडिंग फोर्स है, हिटलर भी स्वस्तिक लेकर के. लेकिन उसके पीछे की कहानी हम लोग नहीं जानते हैं. उनका कहना है कि हमको ये ज्ञान मिला हमारे एंसेस्टर से, हमारा ज्ञान आपके यहाँ गया, ठीक है, तो उसीलिए आपका ज्ञान अच्छा है. वो ये नहीं मानते हैं कि आपके यहाँ से हमारे यहाँ ज्ञान आए. तो ये सारी दुनिया में कितना बड़ा एक रैकेट है, कितने बड़े लोग जो है, कितना बड़ा क्राउड है जो अफेक्टेड है इससे. तो आज कम से कम भारत के लोग इसकी शुरुआत करें. ये जो सच्ची कहानी है, जो सच्चा इतिहास है, इसके तो प्रमाण है हमारे पास. इसको जन जन में लेके आए, फिर हम लोग इसको विश्व लेवल पे लेकर के आएंगे. आज तो हम लोग जो है किसी वेस्टर्न बुक के
अगेंस्ट में या वेस्टर्न फिलोसोफर के अगेंस्ट में बोलने से डरते हैं। नहीं, हम लोग को खुल के बोलना है। वो लोग हमारे वेद, संस्कृत और सबके खिलाफ में जो है आराम से खुल करके बोले हैं, हम लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं जी? तो ये आप लोग से जो मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग शेयर करिए, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन लोग के से तो जरूर शेयर करिए। चलिए, आज आप लोग का बहुत समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये YouTube चैनल पे मैं हर दिन का जो लाइव होता है उसको डालने की कोशिश करता हूं, जो कि मेरे को दोबारा कोई चीज़ बार बार नहीं बोलना पड़े। कई लोग मेरे से आर्यन थ्योरी ऑफ इन्वेजन के बारे में पूछ रहे थे, अब वो मैं बता चुका हूँ, तो मैं उनको रेफर कर सकता हूँ कि आप YouTube में देखिए। तो YouTube चैनल आप लोग सब के सब जरूर से सब्सक्राइब करिए, ये मेरी अपील है। और हमारे जितने भी सोशल चैनल्स हैं उसमें जुड़िए, और आप कम से कम 1000 को नहीं तो 100 को तो आप शेयर करिए, लोगों को बताइए कि ये आज कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आज सारी दुनिया में हमारा सिविलाइजेशन था। हम अगले सत्र में फिर आगे बात करेंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।